नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों, यह पॉलिटी की 5वीं वीडियो है और इसमें आप स्वयं देखेंगे कि अत्यधिक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। तो बिना समय बर्बाद किए हुए देखते हैं पहला क्वेश्चन कि कौन सा कथन सत्य है। ए, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा एवं राज्यसभा के मनोनीत सदस्य भी भाग लेते हैं। बी, राष्ट्रपति के निर्वाचन में मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। सी, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया में मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं। और डी, सभी कथन सत्य हैं। दोस्तों, यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और यहाँ से चूंकि यह कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, इसलिए भविष्य में क्वेश्चन बनेगा तो आंसर इसका हो जाएगा डी, सभी कथन सत्य हैं दोस्तों। और थोड़ा सा बैकग्राउंड समझ लेते हैं कि जैसे संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, तो इसमें 2 तरह के सदस्य जाते हैं, सांसद बनते हैं। एक तो निर्वाचित सदस्य होते हैं जो सीधे चुनाव लड़ते हैं और जीत के संसद में पहुंचते हैं, लोकसभा राज्यसभा। दूसरे है कि किसी विशिष्ट क्षेत्र में किसी व्यक्ति ने विशिष्ट उपलब्धि हासिल की है तो राष्ट्रपति महोदय उनको मनोनीत करते हैं, जिसे सचिन तेंदुलकर सर को किए थे, MC मैरी कॉम या अन्य लोगों को। तो ये मनोनीत सदस्य कहे जाते हैं क्योंकि राष्ट्रपति महोदय मनोनीत करते हैं और ये चुनाव नहीं लड़ते हैं। तो 2 तरह से होते हैं। तो इन्हीं मनोनीत सदस्य के बारे में तीनों कथन है और तीनों सही है। आंसर डी है और तीनों को इस तरह के कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना है। क्वेश्चन भविष्य में बनेंगे यहाँ से। और अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सा कथन सत्य नहीं है। ए, राष्ट्रपति किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करते हैं। बी, राज्यपाल की सहमति से राज्य के अनुसूचित क्षेत्रफल को बढ़ाया जा सकता है। सी, राष्ट्रपति वी गिरी न्यायाधीश SM सीकरी की अध्यक्षता वाली पीठ के सम्मुख उपस्थित हुए थे। और डी, वी गिरी भारत के चौथे उपराष्ट्रपति थे। तो दोस्तों, इसमें से पूछा है कि कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो दोस्तों, डी जो है सत्य नहीं है क्योंकि वी गिरी भारत के चौथे उपराष्ट्रपति नहीं थे, बल्कि तीसरे उपराष्ट्रपति थे और चौथे राष्ट्रपति थे एवं तीसरे उपराष्ट्रपति थे। और बाकी दोस्तों, सी वाला स्टेटमेंट बहुत ही महत्वपूर्ण है कि राष्ट्रपति वी गिरी न्यायाधीश SM सीकरी की अध्यक्षता वाली पीठ के सम्मुख उपस्थित हुए थे। तो भविष्य में क्वेश्चन बन सकता है कि क्यों हुए थे, उपस्थित क्यों हुए थे। तो दोस्तों, 1969 में राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था, तो उसमें वी गिरी महोदय पे वो भ्रष्ट आचरण का आरोप लगा था। तो उसी की सुनवाई के दौरान वो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश SM सीकरी महोदय की पीठ के सम्मुख उपस्थित हुए थे। इस तथ्य को ध्यान रखना है। और 1969 के राष्ट्रपति के चुनाव में वी गिरी स्वतंत्र उम्मीदवार थे और इनके विरोध में थे नीलम संजीव रेड्डी कांग्रेस के उम्मीदवार थे और इसमें विजयी हुए थे वी गिरी। स्वतंत्र उम्मीदवार थे, वी गिरी विजयी हुए थे 1969 के राष्ट्रपति चुनाव में और चौथे राष्ट्रपति वी गिरी बने थे। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। और इसमें ये भी देख लेते हैं थोड़ा कि राष्ट्रपति किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकते हैं, एकदम सही है। और साथ ही राष्ट्रपति ही अनुसूचित क्षेत्र के दर्जा को समाप्त कर देते हैं। और दोस्तों, यह भी ध्यान रख लेना है कि अनुसूचित क्षेत्रों का उल्लेख कहाँ है, तो 5वीं अनुसूची में है। और दोस्तों, एक फैक्ट और ध्यान में रखना है कि अनुसूचित क्षेत्र क्या है। तो दोस्तों, भारत महान विविधता वाला देश है, तो जनजातीय क्षेत्र हैं जो, तो उनको अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर दिया जाता है। उनको विशेष प्रकार की सुविधाएं दी जाती हैं ताकि उनकी जो विशेष संस्कृति है उस संस्कृति बनी रहे और संस्कृति उत्तरजीविता को प्राप्त करे। तो यही है। तो ये तीनों तथ्यों को ध्यान रखना है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य हैं।
जल्दी से देखते हैं अगला क्वेश्चन दोस्तों कि उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने के लिए किस सदन में प्रस्ताव सर्वप्रथम लाया जाएगा। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी, राज्यसभा में। और दोस्तों जिससे उपराष्ट्रपति अभी श्री वेंकैया नायडू जी हैं, तो ये 13वें उपराष्ट्रपति हैं। अगर इनको पद से हटाना है तो पहले प्रस्ताव कहाँ आएगा, तो राज्यसभा में आएगा। और राज्यसभा में 2/3 बहुमत से पारित नहीं होना है, केवल साधारण बहुमत से राज्यसभा में पारित हो जाएगा प्रस्ताव और चला जाएगा लोकसभा में, और लोकसभा भी इस प्रस्ताव को सहमति व्यक्त कर दे, यानी कि वहाँ भी सामान्य बहुमत से केवल पारित हो जाएगा प्रस्ताव, तो उपराष्ट्रपति महोदय को अपना पद छोड़ना पड़ेगा। और अगर वह उपराष्ट्रपति महोदय स्वेच्छा से त्यागपत्र देना चाहते हैं तो किसको देंगे, राष्ट्रपति महोदय को देंगे। और राष्ट्रपति महोदय अगर अपना त्यागपत्र देना चाहते हैं तो किसे देंगे, उपराष्ट्रपति महोदय को देंगे। सभी तथ्यों को जोड़ के समझना है। अगला दोस्तों कि उपराष्ट्रपति जो राजदूत भी रहे हैं, उपराष्ट्रपति जो राजदूत भी रहे हैं दोस्तों, ये थोड़ा फैक्चुअल है लेकिन ध्यान में रखना, हो सकता है कभी पूछ दे। तो इसमें देखिए एस राधाकृष्णन, वीवी गिरी, के आर नारायणन, डी उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों ये तीनों लोग किसी न किसी देश में राजदूत नियुक्त रहे हैं। जैसे कि एस राधाकृष्णन उस समय के सोवियत संघ और इस समय के रूस में राजदूत रहे हैं। दूसरा वीवी गिरी महोदय श्रीलंका में राजदूत रहे हैं, और के आर नारायणन महोदय चाइना में राजदूत रहे हैं। अगला क्वेश्चन थोड़ा फैक्चुअल है दोस्तों ये अभी कि उपराष्ट्रपति जो भारत के राष्ट्रपति भी बने, ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, वो यानी कि वही डॉक्टर एस राधाकृष्णन। दूसरा कि डॉक्टर जाकिर हुसैन, सी वीवी गिरी, डी उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों आंसर हो जाएगा डी उपर्युक्त सभी। ये तीनों लोग उपराष्ट्रपति थे जो बाद में भारत के राष्ट्रपति भी बने। और पिछले क्वेश्चन में हम लोग देखें कि वीवी गिरी भारत के तीसरे उपराष्ट्रपति थे और चौथे राष्ट्रपति थे। और आप जानते हैं कि पहले राष्ट्रपति एस सर्वपल्ली राधाकृष्णन यानी कि एस राधाकृष्णन पहले भारत के उपराष्ट्रपति थे, और वर्तमान में वेंकैया नायडू जी 13वें नंबर के हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों जल्दी से कि वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी कि CSIR के अध्यक्ष कौन होते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। आंसर हो जाएगा इसका बी, प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री जी CSIR के अध्यक्ष होते हैं दोस्तों। और कभी भी पूछ सकता है कि CSIR का गठन किस वर्ष हुआ था, तो आंसर हो जाएगा 1942। जब भारत छोड़ो आंदोलन जिस साल हुआ था उसी साल CSIR का गठन भी हुआ था। और यह भी ध्यान रखना है कि यह भारत का सबसे बड़ा CSIR भारत का सबसे बड़ा विज्ञान और प्रौद्योगिकी अनुसंधान एवं विकास संस्थान है। और दोस्तों इसका गठन जो है सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860, सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के अंतर्गत एक स्वायत्त निकाय के रूप में हुआ है, यानी कि इंडिपेंडेंट बॉडी है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि मुख्यमंत्री पद का सृजन मूल संविधान के अंतर्गत हुआ था, संविधान के प्रावधानों से हटकर हुआ है, 44वें संविधान संशोधन के द्वारा हुआ है, 50वें संविधान संशोधन के द्वारा हुआ है। तो दोस्तों देखिए उप मुख्यमंत्री या उप प्रधानमंत्री जो होते हैं, ऐसा इस पद का पूरे संविधान में कहीं भी उल्लेख नहीं है। तो ये केवल एक पॉलिटिकल डिसीजन होता है कि किसी व्यक्ति को खुश करना है तो उसको उप मुख्यमंत्री या उप प्रधानमंत्री बना दिया जाता है, लेकिन संविधान में न तो इसका कहीं उल्लेख है न ही इसका कोई विशेष दायित्व होता है, केवल उनको खुश करने के लिए बना दिया जाता है। तो आंसर हो जाएगा 7 का बी कि संविधान के प्रावधानों से हटकर हुआ है, क्योंकि संविधान में कहीं भी उप मुख्यमंत्री या उप प्रधानमंत्री का उल्लेख नहीं है। अगला दोस्तों की मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है लोकसभा के प्रति, बी एक संवैधानिक बाध्यता के अंतर्गत, और सी अनुच्छेद 75(3) के अंतर्गत, डी सभी कथन सत्य हैं। दोस्तों यह आंसर हो जाएगा इसका डी, सभी कथन सत्य हैं।
अगला क्वेश्चन दोस्तों कि कौन सा कथन सत्य है? संविधान में अविश्वास प्रस्ताव का उल्लेख नहीं है। बी, अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में लाया जा सकता है। सी, अविश्वास प्रस्ताव लाने हेतु न्यूनतम सदस्य संख्या 50 होनी चाहिए। डी, सभी कथन सत्य हैं। तो दोस्तों इसमें आंसर हो जाएगा डी, सभी कथन सत्य हैं। और इसमें बी है कि अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही लाया जा सकता है, क्योंकि दोस्तों लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता ही प्रधानमंत्री बनते हैं, तो इसलिए अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही लाया जा सकता है। बाकी सभी सही है, इसमें आंसर हो जाएगा डी, सभी कथन सत्य हैं। 10वां की संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग केवल एक ही अनुच्छेद में हुआ है एवं वह अनुच्छेद है 352, 74, 376 और 76। आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, 352। और दोस्तों 352 में देखिए वो क्या बोलते हैं, आपातकाल का प्रावधान है कि आपातकाल 3 आधारों पर लग सकता है। 352 के तहत जैसे कि युद्ध हो गया, वाह्य आक्रमण हो गया या सशस्त्र विद्रोह हो गया, अगर इन तीनों में से एक कोई भी परिस्थिति है तो पूरे भारत के क्षेत्र या किसी एक क्षेत्र में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। और कब लगेगा? जब मंत्रिमंडल की लिखित सलाह राष्ट्रपति महोदय को दी जाएगी, तो राष्ट्रपति महोदय राष्ट्रपति शासन लगा देंगे भारत में कहीं भी, या पूरे भारत में या किसी एक क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि कौन सा कथन सत्य है? ए, केंद्रीय कैबिनेट सचिवालय प्रधानमंत्री के अधीन होता है। बी, कैबिनेट सचिव सिविल सर्विसेज बोर्ड का पदेन अध्यक्ष होता है। सी, 15 अगस्त 1947 को केंद्र सरकार में मंत्रालयों की संख्या 18 थी। दोस्तों आंसर हो जाएगा इसका डी, सभी कथन सत्य हैं, क्योंकि 15 अगस्त 1947 को केंद्र सरकार में मंत्रालयों की संख्या 18 थी। ये आईएएस में एक बार पूछा गया है, तो अभी देख लेंगे बाद में कि कितने हैं, उसको देख लिया जाएगा बाद में। बाकी कैबिनेट सचिव सिविल सर्विसेज बोर्ड का पदेन अध्यक्ष होता है, ये भी सही है। और ये केंद्रीय कैबिनेट सचिवालय प्रधानमंत्री के अधीन होता है, एकदम सही है, सभी कथन सत्य हैं। दोस्तों थोड़ा सा बैकग्राउंड समझ लेते हैं कि जब हम लोग ब्रिटेन के उपनिवेश थे, तो उस समय जो गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद थी, उस समय जो गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद थी, वही अब मंत्रिमंडल सचिवालय है, वही अब मंत्रिमंडल यानी कि कैबिनेट सचिवालय है। और देखिए कैबिनेट सचिवालय के अनेक कार्य हैं, किंतु एक महत्वपूर्ण कार्य है कि जो विभिन्न मंत्रालय हैं उनमें सामंजस्य बनाए रखता है, कि मतलब कोई मंत्रालय इस तरह की नीति न बना दे जो कि एक ही नीति हो और कई मंत्रालय बनाए, तो सामंजस्य बनाता है। और भी कई कार्य हैं उसके। और वर्तमान में कैबिनेट सचिव राजीव गाबा हैं, और आईएएस का सबसे बड़ा पद यही होता है, कैबिनेट सचिव का पद। अगला क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है, कौन सा कथन असत्य है? महान्यायवादी देश का सर्वोच्च विधि का अधिकारी होता है। महान्यायवादी मतलब अटॉर्नी जनरल, तो महान्यायवादी देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है, सही है। बी, कि महान्यायवादी किसी भी न्यायालय में सुनवाई कर सकता है, यह भी सही है। सी, महान्यायवादी संसद या उसकी किसी समिति में बोल सकता है, यह भी सही है। और डी, कि भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति संसद के द्वारा की जाती है। तो दोस्तों यह डी गलत है, क्योंकि संविधान के 76(1) के तहत अटॉर्नी जनरल यानी कि महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय करते हैं, 76(1) के तहत। और उसमें यह उल्लेखित है कि जो सर्वोच्च न्यायालय के जज नियुक्त होने की योग्यता जो रखते हैं, उन्हीं को भारत का अटॉर्नी जनरल यानी कि महान्यायवादी नियुक्त किया जाएगा, 76(1) में उल्लिखित है, अनुच्छेद भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि सॉलिसिटर जनरल क्या होता है? सॉलिसिटर जनरल क्या होता है? आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, कानूनी सलाहकार होते हैं। दोस्तों देखिए जैसे महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल जो होते हैं, तो उनको
उनके दायित्वों को ठीक ढंग से निर्वहन के लिए सॉलिसिटर जनरल होते हैं। तो यानी ये कानूनी सलाहकार हैं, उनको कानूनी सलाह देते हैं क्योंकि उनका काम बहुत ही बड़ा है। तो अटॉर्नी जनरल को कानूनी सलाह देने के लिए सॉलिसिटर जनरल होते हैं भारत में। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन सलाह देता है? कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन सलाह देता है दोस्तों? आंसर हो जाएगा इसका बी, एडवोकेट जनरल। एडवोकेट जनरल यानी कि महाधिवक्ता। और जैसे केंद्र सरकार पर अटॉर्नी जनरल होता है और वैसे ही राज्य सरकार में एडवोकेट जनरल होता है। और इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 165 ए में, 165(1) में कहा गया है, कहा गया कि प्रत्येक राज्य का राज्यपाल उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखने वाले व्यक्ति को एडवोकेट जनरल यानी कि महाधिवक्ता नियुक्त करेंगे। तो इन सब चीज़ों को समग्र रूप में देखना है। अगला देखते हैं कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? कैग जिसे कहते हैं, तो उसकी नियुक्ति कौन करता है? आंसर हो जाएगा ये राष्ट्रपति महोदय करते हैं। किस अनुच्छेद में उल्लेख है? तो 148 में, 148 में उल्लेख है इसका, कैग का, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। और इसमें देखिए, जब मतलब नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक महोदय जब भारत के लेखों का परीक्षण करते हैं तो अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को देते हैं, एवं जब वे राज्य सरकार के लेखों का परीक्षण करते हैं तो अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपते हैं, यानी कि राज्यपाल महोदय को देते हैं। और यह तथ्य भी ध्यान में रखना है कि जो पीपी मॉडल पे परियोजनाएं चल रही हैं, पीपीपी मॉडल पे यानी कि सरकार और निजी कंपनियां जो मिलकर काम कर रही हैं, तो इनके लेखों का भी नियंत्रक और महालेखा परीक्षक उसकी जांच कर सकते हैं, क्योंकि उसमें भी सरकार का पैसा लगा है, यानी जनता का पैसा लगा है। अगला कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संबंध में क्या सत्य नहीं है? ए, उनका वेतन सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान होता है। बी, सेवानिवृत्ति के पश्चात वह अन्य सरकारी सेवा के अयोग्य हो जाते हैं। सी, उनका कार्यकाल 6 वर्ष या अधिकतम 65 वर्ष की उम्र तक होता है। डी, उसे राष्ट्रपति हटाते हैं। तो दोस्तों इसका 16 का आंसर हो जाएगा डी, उसे राष्ट्रपति हटाते हैं। यह सत्य नहीं है, क्योंकि संविधान में यह उल्लिखित है कि जिस प्रकार से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश हटाए जाते हैं उसी प्रकार से कैग भी हटाए जाएंगे, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक भी हटाए जाएंगे। यानी कि हटाने का अधिकार किसको है? संसद को है, राष्ट्रपति महोदय नहीं हटा सकते। आंसर हो जाएगा डी। अगला दोस्तों कि वर्तमान में भारत में कितनी लोकसभा सीट है? दोस्तों ऐसे थोड़ा फैक्चुअल हो सकता है, कभी भविष्य में पूछ दे। तो वर्तमान में भारत में कितनी लोकसभा सीट है? आंसर हो जाएगा ये 543 सीट है वर्तमान में लोकसभा की। और इसमें देखिए दोस्तों, इस समय भारत में वर्तमान में 28 राज्य हैं। तो उन 28 राज्यों से 524 लोकसभा की सीट है जिस पर चुनाव होता है। और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं इस समय, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, उसमें से 19 लोकसभा की सीटों के लिए चुनाव होता है। तो राज्यों से 524 प्लस केंद्र शासित प्रदेशों से 19, दोनों मिलके हो गए 543 लोकसभा की सीट हैं। और देखिए 84 यानी कि 84वें संविधान संशोधन अधिनियम 2001 के अनुसार 2026, अभी 21 चल रहा है, तो 2026 तक लोकसभा की सीटें इतनी ही रहेंगी, 543 ही रहेंगी। और इतने के लिए चुनाव होगा। बाकी लोकसभा में 2 लोगों को वो करते हैं, राष्ट्रपति महोदय मनोनीत करते हैं, तो 545 हो जाती है बढ़ के, लेकिन चुनाव 543 के लिए होता है। और 2026 तक यही रहेगा, फिर 26 के बाद बढ़ेगा। और एक तथ्य यह भी है कि जो लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन है, यह 1971 की जनगणना के आधारित है।
और 2026 तक यही रहेगा। चूँकि 2026 के बाद लोकसभा में सीटों की संख्या बढ़ने की संभावना है, क्योंकि जनसंख्या बढ़ चुकी है भारत की, तो इसीलिए देखिए नई संसद का निर्माण भी शुरू हो चुका है। और इन सबों चीज़ों को थोड़ा जोड़ के देखना है। अगला कि उत्तर प्रदेश तथा महाराष्ट्र के बाद किस राज्य में लोकसभा की सीट सर्वाधिक है? तो आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, पश्चिम बंगाल। क्योंकि हम जानते हैं कि यूपी में देखिए 80 लोकसभा की सीटें, महाराष्ट्र में कितनी हैं? 48 लोकसभा की सीटें। और पश्चिम बंगाल, जहाँ की अभी चुनाव हो रहे हैं, राज्य विधानमंडल का हो रहा है, लेकिन पश्चिम बंगाल में लोकसभा की सीटें 42 हैं। तो तीनों को याद रखना है, कभी हो सकता है मिलाने को पूछ दे। तो यूपी में 80, महाराष्ट्र में 48 और पश्चिम बंगाल में 42 लोकसभा की सीटें हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किस लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का था? दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि किस लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का था? आंसर हो जाएगा सी, पाँचवीं। कब से कब तक? तो 19 मार्च 1971 से 18 मार्च 1977 तक। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। अगला देख लेते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र कौन सा है? आंसर हो जाएगा ये लद्दाख। और इसी को दूसरे क्वेश्चन भी बन सकते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र कौन सा है? आंसर हो जाएगा चांदनी चौक। और यूपी का भी देख लेंगे बाद में। तो आज इतना ही दोस्तों। और देखिए दोस्तों कि अनेक बार रिजल्ट हमारे उम्मीद के अनुरूप नहीं होता है, तो हमें भगवान बुद्ध की तरह शांत रहते हुए अपनी कमियों को ढूंढना है तथा उन कमियों को दूर करने के लिए कठोरतम परिश्रम करना है, ताकि हमारी कमियां ही हमारी ताकत बन जाएं। साथ ही अपने लक्ष्य पर लेजर लाइट की तरह, हाँ दोस्तों, लेजर लाइट की तरफ फोकस बनाए रखना है एवं इस तथ्य पर अटल विश्वास रखना है कि अनेक बार गुच्छे की आखिरी चाबी से भी ताला खुल जाता है। तो दोस्तों इसी एटीट्यूड के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। एवं वीडियो को अंत तक देखने के लिए, लाइक, शेयर, कमेंट एवं सब्सक्राइब करने के लिए आपका प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद।